उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव का परिवार बहुत चर्चा में है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव, जिनके बारे में सुना तो सबने है लेकिन वो कम दिखते हैं, आज हमारे साथ हैं प्रतीक यादव और अपनी जो बहुत चर्चित कार है उसके साथ में हम उनके साथ हैं। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी, और आज तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रतीक जी, क्या ये एक सोची समझी आपकी रणनीति है कि आप जरा मीडिया से दूर रहते हैं, कम दिखते हैं? इसमें रणनीति की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मीडिया मेरे पास आता ही काम है तो मैं क्या करूं। प्रतीक जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपसे बात करें, आपके परिवार के बारे में बात करें। सबसे ज़्यादा चर्चित बहुत आपकी रिसेंटली ये कार जिसमें हम बैठे हैं, लैम्बोर्गिनी कार, ये रही है और ख़ास तौर पे चुनाव में बहुत चर्चा में रही। देखिए, लैम्बोर्गिनी कार जो है ये कोई आज की मेरी सोच नहीं है। ये 10 साल पुराना एक मेरा सपना था, 10 साल पुराना एक गोल था, जिसको गोल कह सकते हैं आप, एक लक्ष्य कह सकते हैं। और जब मैं विदेश में था, लीड्स में था, पढ़ाई किया करता था, तब मुझे पहली बार लैम्बोर्गिनी की एक गलाडो हुआ करती थी, वो दिखाई दी थी। और बचपन में बड़े होते हुए, क्योंकि कोई भी लड़का हो, मेरे ख्याल से हर ही लड़के को एक फैसिनेशन होता है, एक ड्रीम होता है एक इस तरह की कोई ना कोई कार रखने के लिए। तो जब मैंने पहली बार ये 10 साल पहले ये लैम्बोर्गिनी देखी थी तो मुझे इतनी पसंद आ गई थी और मैंने सोचा था कि इतना काम करूँगा, काम बढ़ाऊँगा और मेहनत करूँगा कि एक दिन इसको ज़रूर ख़रीदूँगा। और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स होती है, जो एक कंपेलिंग फोर्स होती है, एक आपको जो उद्देश्य आपको खींचता है अपनी तरफ कि भाई आपको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है। तो ये मेरे कई गोल्स हैं, वैसे तो कई गोल्स में से एक गोल ये भी था। और ये आज का नहीं है, ये 10 साल पहले का था। 10 साल से आपने सपने को जिंदा रखा और आखिरकार अपने सपने को हासिल किया। जी बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि हम सबके, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, हम सबके सपने होने चाहिए और गोल्स को हम लोग डिवाइड करें। 1 साल का गोल, 5 साल का गोल, 2 साल का गोल, 10 साल का गोल और 20 साल का गोल। और उस गोल के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी लगातार बनाते रहें और उसके लिए सदैव प्रयासरत रहें। अपने गोल, अपनी ड्रीम्स को कभी आप फोरसेक मत कीजिए, कभी छोड़िए नहीं और लगातार आप उसके लिए स्ट्राइव करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके गोल्स, यदि आप सदैव प्रयासरत हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपके गोल्स सारे के सारे आप अचीव कर लेंगे। प्रतीक जी, जो भी आपसे मिलेगा, एक चीज़ बड़ी साफ हो जाती है कि मुलायम सिंह यादव के बारे में लोग कहते हैं कि देश के ऐसे नेता हैं कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, आगे क्या करेंगे कोई जान नहीं सकता। लेकिन उसके उलट आप बिल्कुल बेबाक हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो करते हैं बिल्कुल डंके की चोट पर करते हैं। लोगों ने जब इस कार की आलोचना शुरू करी तो आपने फेसबुक पे फोटो डाल दी कुर्ते पजामे में और कहा कि ये पहला कुर्ता पजामे वाला मालिक है इस गाड़ी का। जी बिल्कुल, मैंने नेताजी से ही सीखा है ये कि एक तो सबसे पहली बात, कुछ अवैध मत करो, इल्लीगल मत करो। दूसरी बात, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। अगर आप इल्लीगल कुछ नहीं करते हैं, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और आप अगर अपनी मेहनत, अपने सक्सेस पे जो भी अचीव करते हैं और आप उसको प्रदर्शित भी यदि करते हैं, तो आपको किसी बात की झिझक नहीं होनी चाहिए। मेहनत में, हार्डवर्क में, डेडिकेशन में आप हमेशा अपना कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास बना के रखिए और जो भी अचीव कीजिए, किसी और को नुकसान मत पहुंचाइए, कुछ भी इल्लीगल मत कीजिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी किसी से डरिए मत। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये भी बताएं कि जब इस कार की आलोचना शुरू हुई तो आपने अगले 10 साल का जो ड्रीम था उसकी भी फोटो डाल दी, लोगों को बताइए जरा। जी, लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई। मैंने 10 साल पहले तय तो किया था और मेरा 7 साल से बिजनेस में मैं पढ़ाई करके आया। पढ़ाई के बाद में मैंने कुछ 6-8 महीने जो मैं करना चाहता था उसको और भी ज़्यादा रिफाइन किया, और भी ज़्यादा कंक्रीट किया, प्लानिंग करी, बिज़नेस शुरू किया। तो 7 साल से ऊपर हो गया है मेरा बिज़नेस है और बिज़नेस में मैं काफ़ी मेहनत करता रहा। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, जो कि मेरा ऑफिस जहाँ पे है, जब वो वहाँ पे काम चलता होता था रात में, तो मैं रात के 4-4 बजे तक खड़े होकर खुद काम कराता था। और मैंने महीनों रात के 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितना भी टाइम लगा, मैंने हमेशा सारा का सारा टाइम दिया और इतनी मेहनत करी मैंने कि अपना बिज़नेस मैंने काफ़ी बड़ा किया। उसके बाद में अभी 2 साल पहले मैंने जो जिम खोला है, जिम का, क्योंकि मेरा फैसिनेशन पिछले 13.5 वर्षों से है और मैं पहले कभी एक ज़माने में बड़ा मोटा हुआ करता था और मैंने काफ़ी वज़न कम किया। उसके बाद में ये कहानी सही है प्रतीक कि आप बचपन में आपको निमोनिया हुआ था, उसके बाद आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा और आपका वज़न 100 किलो से ज़्यादा हो गया, उसके बाद आपको शौक आया? बिल्कुल, मैं देहरादून के एक हॉस्टल में हुआ करता था
जहाँ पे मुझे निमोनिया हो गया और मैंने क्लास 3 अपनी हॉस्टल से करी हुई है। क्लास 1 to 3 मैंने हॉस्टल से किया हुआ है 3 वर्ष में। क्लास 3 के बाद मुझे निमोनिया हो गया था, जिसके बाद मुझे लखनऊ लाना पड़ गया था। बहुत क्रिटिकल हो गया था मेरा जो ये हेल्थ होता है, बहुत क्रिटिकल हो गया था। उसके बाद मुझे लखनऊ लाना पड़ा था और लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में मैं एडमिटेड था और वहाँ पे कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए थे जो कि लंग से जो निमोनिया होता है, जितना भी इन्फेक्शन होता है उसको निकालता है और उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ओबेसिटी बढ़ा देता है वो। तो जब वो इंजेक्शन वगैरह मुझे लगे तो मैं काफ़ी मोटा होता चला गया। उसके बाद कुछ वर्षों तक मैं मोटा रहा। उसके बाद में मैं जब मैं 16 साल का हुआ तब मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और एक्सरसाइज जब से मैं कर रहा हूँ 16 साल, आज मैं 30 साल का होने वाला हूँ, तब से ये जो प्रैक्टिस है, ये आदत है, डेडिकेशन है, छूटा नहीं है। ये बात लोग जानते हैं कि आपका सपना है कि आप रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा नाम बने। ये भी लोग जानते हैं कि आप एक चेन ऑफ जिम्स पूरे देश में खोलना चाहते हैं। लेकिन 10 साल बाद गाड़ी के बाद क्या खरीदना चाहते हैं, ये भी है। देखिए, अब मैंने फ़ोटो लगाई है वो चीज़ बता दीजिए लोगों को। मैंने हवाई जहाज़ की फ़ोटो लगा दी क्योंकि 10 साल पहले जब मैंने तय किया था कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, और ये मैंने मन में रखी बात, मैंने किसी को बताया नहीं। और मेरा ये गोल था कि मैं इस तरह का बन पाऊँ कि मैं ये चीज़ एक ड्रीम फुलफ़िल कर पाऊँ। और जब मैंने इसको 14 दिसंबर 2016 में जब ये कर लिया और उसके बाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी तो उनको बड़ा, कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत खुश हुए, बल्कि मैं तो कहूँगा ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि खुश हुए। आप यदि रोड पर देखेंगे, जितने भी युवक हैं और जितने भी बच्चे हैं, उनको इतनी खुशी होती है इस गाड़ी को देख के। क्योंकि जब हम भी बच्चे हुआ करते थे, हमको भी इस तरह की कोई चीज़ दिखती थी। हमको याद है पजेरो गाड़ी का बड़ा फैसिनेशन हुआ करता था जब मैं छोटा था। पजेरो का और लैंड क्रूज़र का बड़ा फैसिनेशन हुआ करता था। तो कहीं दिख जाती थी, हम लोग बड़ा देखा करते थे उसको दिल्ली में, क्योंकि लखनऊ में तो हुआ नहीं करती थी। तो बच्चों को और जो युवक हैं उनको बड़ा फैसिनेशन होता है। तो जो आज का जो समय है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो युवक ही हैं हमारे शहर में, हमारे देश में। तो जब मैं निकलता हूँ तो लोगों को इतनी खुशी होती है और उनको देख के मुझे खुशी होती है कि यार, जब भी हम भी जब बच्चे थे तो हम भी इस तरह की कोई चीज़ देखते थे तो इतना खुश होते थे। आज ये खुश हो रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। आपकी पत्नी अपर्णा जी चुनाव लड़ रही हैं लखनऊ से। उन्होंने कभी कहा नहीं आपको कि प्रतीक थोड़े दिनों के लिए कम से कम ये छिपा दो, कार छिपा दो, तक इसकी चर्चा नहीं हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपर्णा को पता है कि मैं जो करूँगा सही करूँगा, गलत नहीं करूँगा। और मैंने बल्कि उनसे वार्तालाप करी थी इस विषय में कि भाई, मुझे गाड़ी बहुत पसंद है और मैं अब इसको खरीद सकता हूँ, तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि आप यदि सही कर रहे हैं, आपकी ये इच्छा रही है कई वर्षों से, तो बिल्कुल बेझिझक कीजिए इसे। लेकिन प्रतीक, लोगों को ये बात हैरान करती है कि मुलायम सिंह यादव का बेटा पॉलिटिक्स से दूर कैसे रह जाए। पूरे घर में पॉलिटिक्स, परिवार में पॉलिटिक्स, आप घिरे हुए हैं चारों तरफ से, बहुत दबाव होगा। मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के समय लोग आपकी टिकट की मांग करने के लिए समाजवादी पार्टी ऑफिस पर उन्होंने डेरा डाल दिया था कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ें, लेकिन फिर आप चुनाव लड़े नहीं आपने। जी देखिए, मैं जब स्कूल में था तो मेरी प्रिंसिपल मुझसे पूछा करती थी कि क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, क्योंकि स्कूल में तो नहीं पूछती थी। मैं कैंटोनमेंट जाया करता था रनिंग करने के लिए। कैंट है लखनऊ में, तो यहाँ पे मैं 5 किलोमीटर रनिंग किया करता था डेली। तो वो भी क्योंकि कैंटोनमेंट में ही रहती थी, वो मुझसे डेली पूछा करती थी करोगे क्या। तो मुझे याद है कि जब मैं क्लास 11वीं में था, मैं तब से बोला करता था कि मैडम, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, आई विल डू माई बिजनेस, आई विल नेवर जॉइन पॉलिटिक्स। क्यों, आपको पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं? कभी रुचि नहीं डेवलप हुई। मतलब रुचि कह सकते हैं कि कभी इंक्लिनेशन उधर की तरफ नहीं गया कि भाई मैं भी कुर्ते पजामे में और क्षेत्रों में जाऊं और दिन भर वहीं रहूं। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे बिजनेस ही करना है। आपने एक शौक तो नेताजी से ले लिया, बॉडी बिल्डिंग का। वो पहलवान रहे, नामी पहलवान रहे, स्टेट लेवल पे उन्होंने, नेशनल लेवल पे पहलवानी की। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं क्या कभी? अच्छा, इस पहलवानी के बारे में तो बात हुई होगी, बॉडी बिल्डिंग के बारे में कभी आपने कहा पिताजी से कि आओ पंजा लड़ा के देखते हैं? नहीं, पिताजी दरअसल पंजा तो नहीं लड़ाते थे। और जब मैं छोटा था तो मोटा हुआ करता था उस दौरान, और मुझे कहते थे कि भाई तुम इतने अनहेल्दी हो, इतने अनफिट हो। और मुझे दाव सिखाते थे वो, और दाव लगा के गिरा दिया करते थे और कहते थे कि ताकत मोटे होने से नहीं आती है, ताकत आती है दाव सीखने से और टेक्निकल एस्पेक्ट जो किसी भी स्पोर्ट का होता है उसको सीखने से। वो असली स्ट्रेंथ होती है, ना कि वज़न ज़्यादा हो जाए और मांसपेशी बहुत बड़ी बड़ी हो जाए। तो दैट इज़ नॉट रियल स्ट्रेंथ। रियल स्ट्रेंथ इज़ मेंटल एक्चुअली, और जो कि टेक्निकलिटी सीखने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है।
मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो ज़रूर इस बात की आपके ऊपर दबाव होगा नेताजी का, आपकी माँ का, साधना जी का, कि आप पॉलिटिक्स में जाएं, उनकी विरासत संभालें नेताजी की। इतना बड़ा उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करके यहाँ तक उसको पहुँचाया है। दबाव मेरे घर में किसी का भी मेरे ऊपर नहीं है, और हमारे घर में परिवार में सबसे अच्छी बात यह है कि सबको सब कुछ करने की फ्रीडम है, और सबके अपने अपने एम्बिशन होते हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं। और हमारे घर में चाहे मैं हूँ, चाहे अपर्णा हो, चाहे भाई साहब रहे हों, चाहे भाभी हों, किसी के ऊपर भी कभी भी प्रोफेशन चूज़ करने का दबाव नहीं दिया गया है, और जिसको जो पसंद आया है उसने वही किया है। कहा जाता है कि जब आपकी माँ ने, साधना जी ने काफ़ी आपको समझाया कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, आप नहीं माने, उसके बाद उन्होंने अपर्णा को कहा कि ये तो तैयार नहीं है, आप ही करो। ये जो आपने जहाँ से भी ये बात सुनी है गलत है। हाँ, मुझसे पूछा ज़रूर गया था कि आपको पॉलिटिक्स में रुचि है या नहीं है, तो मैंने साफ बोल दिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है। और अपर्णा की क्योंकि एजुकेशन इसी फील्ड में रही है, आप यदि मैनचेस्टर से उन्होंने एमए किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में, और आप उससे पहले भी वो आईटी कॉलेज की पढ़ी हुई है, उससे पहले वो लोरेटो की पढ़ी हुई है। आप भी लीड से पढ़े हुए हैं। हाँ, लेकिन मेरा कोर्स जो रहा है वो मैनेजमेंट का रहा है, बिजनेस का रहा है जी। और आप यदि मेरे पढ़ाई को अगर आप ट्रेस करेंगे, मेरे जो रूट है, जो नींव है, जो मेरी फाउंडेशन जो है, आप उसको अगर ट्रेस करेंगे तो वो पॉलिटिक्स की नहीं रही है, मेरी हमेशा ही बिजनेस की रही है। और आप यदि अपर्णा की फाउंडेशन देखेंगे तो वो हमेशा ही पॉलिटिक्स की रही है, रिलेशंस की रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस की रही है। तो मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड भी है कि वो आज एमएलए का चुनाव लड़ रही हैं, और वो बहुत मेहनत भी कर रही हैं, और उनको इस फील्ड में होना लाजमी है और उनको सूट भी करता है। आपने कहा था कि आप आदमी को ज़िंदगी में वो काम करना चाहिए जिससे उसको खुशी मिले। आपको सबसे ज़्यादा क्या करने से खुशी मिलती है? मेरे 3-4 काम हैं जो कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जिनको करने से। सबसे पहला तो मेरा फिटनेस का जो रिजीम है, और फिटनेस वाला जो मेरा ये पैशन है, ये मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरा बिज़नेस है, उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरा एक बहुत दिल से जुड़ा हुआ एक काम है जो कि मैं ज़्यादातर तो डिस्कस नहीं करता हूँ लोगों से, जो कि एनिमल राइट्स के बारे में। जी, एनिमल राइट्स के बारे में नहीं, केवल नॉट ओनली एनिमल राइट्स बट ऑल्सो सेविंग एवरीबडी, एवरी बीइंग विच इज़ सेंशिएंट। सेंशिएंट का मतलब जिसके सेंसेस हों, जिसको तकलीफ़ बर्दाश्त करने की तकलीफ़ होती है, जिसको कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिसको सेंसेस होते हैं। सो फॉर ऑल द बीइंग्स दैट आर सेंशिएंट की तकलीफ़ और उनकी जो उनके ऊपर जो टायरनी है, क्रुएलिटी है, और जो उनकी सफरिंग्स हैं, तो उसके विषय में हमारी एक टीम है कुछ 15-20 लोगों की। तो हम लोगों ने एक शेल्टर खोला हुआ है, तो उसके अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा जानवर हैं, और प्रतिदिन 50 केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं और इन्फेक्टेड केसेस आते हैं, बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं। हमारा हॉस्पिटल है, तो वो दिल के बहुत करीब है, उसको करने में मुझे बहुत खुशी होती है। तभी यही वजह है जानवरों के प्रति आपका प्यार है कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन पूरी तरह से शाकाहारी हैं। जी बिल्कुल, और मैं इस बात को एग्जाम्प्लीफाई करता हूँ कि जो गिमिक है, ये जो झूठ प्रोपेगेट होता है कि भाई आपको तो मांस खाना चाहिए इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ने के लिए, बहुत बलशाली, शक्तिशाली होने के लिए, तो ये मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। बल्कि जो सुशील कुमार हमारे देश के जो सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, जो 2012 ओलंपिक्स में, जो कि हमारे देश के हीरो हैं, और जिन्होंने कि मेरे जिम का उद्घाटन किया था, नेताजी ने किया था और 2 लोगों ने किया था, जो सुशील कुमार, जो कि मेरे ख्याल से पूरा देश ही जानता होगा उन्हें। तो उनसे मेरी वार्तालाप हुई और उनसे मैंने पूछा कि भाई आप क्या खाते हैं, तो उन्होंने बताया भाई मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, और मैं तो बिल्कुल विश्वास इसी बात में करता हूँ कि जो शाकाहार जो खाना है उससे ज़्यादा ताकत किसी भी खाने में नहीं है। प्रतीक, हम लोग ऐसे समय पे आपसे बात कर रहे हैं जब आपके परिवार में जो घमासान हुआ था वो लेकर पूरी देश दुनिया में इसकी चर्चा हुई है। आप घर में रहते हैं, आप अपना का बिजनेस, पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं, जिम देखते हैं, लेकिन इसका घर पे ऊपर इसका ज़रूर असर हुआ होगा। क्या घर में माहौल था? और बहुत से लोगों का ये कहना था कि सब ये जो झगड़ा है इसकी ओरिजिन जो है वो घर से ही है। नहीं, देखिए, इसका जो झगड़े का जो मैं तो ये मानता हूँ कि जब 2 सेपरेट एंटिटीज़ हैं, 2 सेपरेट लोग हैं, तो विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, और भाई साहब की और नेताजी की विचारधाराएं ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मैच करे। समाजवाद की विचारधारा एक है, और जो कि सबसे ज़्यादा
शक्तिशाली और एक कॉमन स्ट्रेंथ जो कि बाइंडिंग फोर्स है, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ऑलवेज देयर। लेकिन 100% वर्ड ऑन वर्ड मैच कर जाए, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। और हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि डिफरेंसेस होते हैं, तो जब डिफरेंसेस होते हैं तो मेरे ख्याल से एक बड़ा सल्यूशन, एक बड़ी चीज़ बनती है। और हम लोग अगर देखें कि भाई अमृत निकालने के लिए भी, जो कि अमृत निकला था, अमृत निकालने के लिए भी समुद्र मंथन करना पड़ा था, तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल से उसको एग्जाम्प्लीफाई करता है ये कि जब हमारे ओपिनियंस मैच ना करें, जब हमको एक बड़ा सल्यूशन निकालना हो, तो विचारों का मंथन करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। एक डिबेट बड़ी ज़रूरी हो जाती है, और इसको आप डिबेट की तरह देखें कि एक डिबेट रही है। और उसके बाद में आप ये भी देखें कि गठबंधन जो हुआ है, मेरे ख्याल से वो जो एक विनिंग सोल्यूशन है, ऐतिहासिक जीत जो कराएगी अब समाजवादी पार्टी की, मेरे ख्याल से उस मंथन से वो अमृत निकला है। लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप जिस घर में रहते हैं, ठीक बगल वाले घर में अखिलेश जी रहते हैं, तो आपकी अखिलेश जी की मुलाकात इस बीच में कैसे होती थी, कितनी बार होती थी, क्या बात करते थे, और अपर्णा जी में और डिम्पल जी में कितनी मुलाकात होती थी, क्या बातचीत होती थी? प्रतिदिन मुलाकात होती है, आज भी मुलाकात होती है। हम लोग बैडमिंटन साथ में खेलते हैं। हमारा घर जो बाहर से अलग लगता है, वो अंदर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में दीवार नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट है जी, और वहाँ पे कोई दीवार ही नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि जब इतना टेंशन चल रहा हो, इतनी चर्चा चल रही हो, घमासान मचा हो, तो इस बारे में कोई बात ही नहीं होती। तो क्या बात करते थे आप लोग? आप और अखिलेश जी के बीच में क्या बात होती है? घर के अंदर, जब घर के अंदर हम लोग होते हैं, तो घर के अंदर एक परिवार का माहौल होता है, एक पारिवारिक माहौल होता है। और पारिवारिक माहौल में हम लोग टेंशन की बात तो नहीं करते ही नहीं है। और हम लोग तो अखिलेश भैया भी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते हैं, मैं भी काफ़ी स्पोर्ट्स में रुचि रखता हूँ। हम लोग दोनों ही लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम लोग डबल्स खेला करते थे बैडमिंटन के। और अखिलेश भैया के बच्चे जो हैं वो भी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम लोग का तकरीबन शाम को 1-1.5 घंटे बैडमिंटन हुआ करता था। इस बारे में क्या बात होती थी जो चल रहा है घमासान? इस बारे में मैं ना तो नेताजी से बात करता था, ना तो मैं अखिलेश भैया से बात करता था। और उसकी वजह यही है कि पॉलिटिकल डिफरेंस थोड़े बहुत जो हैं, वो पॉलिटिक्स के लोग ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, उसको मैं ना ही समझूँ, उससे दूर रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो। मैंने यही चाहा है कि परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाएं, लेकिन जो हेल्थ है मेंटल और फिज़िकल वो अच्छी बनी रहे, और उसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहता हूँ, क्योंकि मेरी वो एक्सपर्टीज़ है। ये किसी से छिपा नहीं है, आपने हेल्थ की बात की कि नेताजी का हेल्थ इस वजह से वो काफ़ी तनाव में रहे, चिंतित रहे, परेशान रहे, बीपी बढ़ा, डॉक्टर आते थे बार बार। तो ज़रूर आप बेटे हैं, आप ज़रूर उनके पास मेरे ख्याल से ये काफ़ी बातें आप लोग तक गलत पहुँचती हैं। बीपी बढ़ा, मेरे ख्याल से बीपी उनका कभी नहीं बढ़ा, क्योंकि मेरी डेली उनसे मुलाकात होती है, और डेली मुझसे वो यही कहते थे कि ये सब चीज़ें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और इसको हमको एक उतार चढ़ाव की तरह देखना चाहिए, और हमेशा भविष्य अच्छा ही होता है यदि आप प्रयास करते रहें तो। ये बात उन्होंने, नेताजी ने सार्वजनिक तौर पे कही कि अखिलेश मेरी बात नहीं मानता है। आप उनके चहेते बेटे हैं, आप उनकी बात मानते हैं, तो आपसे दर्द शेयर करते थे? तो कई बातें तो मैं नेताजी की भी नहीं मानता हूँ। नेताजी मुझसे कहते हैं कि भाई 10 बजे सो जाओ रात में। नहीं तो लेकिन बात तो मैं भी नहीं मानता हूँ। नहीं, लेकिन आप, ये बात छिपी नहीं है कि आजकल नेताजी ने ये बात सार्वजनिक मन से खुद उन्होंने कही, दूसरे किसी नहीं, उन्होंने खुद ये कहा कि अखिलेश उनकी बात नहीं मानता है। इससे ज़रूर दुखी होंगे वो। नेताजी मेरे ख्याल से दुखी होते नहीं हैं, और होते हैं तो वो कहाँ चुपचाप दुखी हो लेते हैं मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो कभी दुखी मुझे दिखते ही नहीं दुखी वो। डिम्पल जी की और अपर्णा जी की मुलाकात अक्सर होती है? आजकल तो अपर्णा क्योंकि क्षेत्र में रहती हैं और लौटती काफ़ी देर से हैं, तो इधर हाल फिलहाल में तो नहीं हुई हालांकि। लेकिन जब जो हम लोग का बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ पे, क्योंकि एक्सरसाइज की मशीनें वगैरह भी हैं, तो पहले जब इतनी व्यस्त नहीं थी अपर्णा, और क्योंकि अब भाभी भी बहुत व्यस्त हो गई क्योंकि चुनाव आ गया है, तो पहले हाँ हम लोग की सबकी वहीं पे मुलाकात हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ मशीनें लगी हुई एक्सरसाइज की, और बैडमिंटन कोर्ट भी है, और वहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे परिवार के, उनके लिए म्यूज़िक के लिए गिटार भी है और चीज़ें भी, ड्रम्स भी हैं। तो एक हमारा गेट टुगेदर प्लेस रहता है वो, और वहीं पे सबकी मुलाकात हुआ करती है। आपकी माँ का, साधना जी का क्या रोल रहा इसी जब घमासान रहा उसके बीच में, वो क्या कहती थी? माता जी का रोल मैं आपको पानी पी के बताता हूँ जी। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग का जो नंबर 1 टारगेट होता है वो ये होता है कि भाई सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सबके बीच खुशहाली बनी रहे, और
माता जी का मैं यही कह सकता हूँ कि वो सुबह दोपहर शाम हमेशा ही उनकी वार्तालाप अखिलेश भैया से और नेताजी से हमेशा से ही सब कुछ एक बना रहे, परिवार की एकता रहे और परिवार में जो गठबंधन है और जो मजबूती रही है, जो कि जिससे कि नेताजी जाने जाते हैं कि भाई भारत का सबसे मजबूत, सबसे संगठित परिवार है, वो एकता बनी रहे। तो माता जी का प्रयास यही रहा कि वो एकता को बनाए रखें और उन्होंने बहुत बात करी सबसे और मेरे ख्याल से एकता बनी हुई है। दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं। पहली बात ये प्रतीक कि अगर आप लोगों से सड़क पे पूछें, चुनाव चल रहे हैं यूपी में, तो कम से कम आधे लोग ये हैं जो ये मानते हैं कि ये जो नेताजी ने जो किया और जो पार्टी में हुआ वो सब उनका किया हुआ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। वही चाहते थे जो कि वो करे, उन्होंने किया और इस ज़िंदगी में कई बार कर चुके हैं। तो ये बहुत एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने कदम उठाया और ये जो झगड़ा था असल में कोई झगड़ा था नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं। आप क्या कहेंगे? आप ये बात मैंने भी सुनी हुई है और जब मैंने पहली बार सुना इसको तो मैंने उसको थोड़ा कुरेद के पता करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ये बात सच है कि कुछ छोटे मोटे मतभेद हुए थे और ये बात भी सच है कि वो मतभेद ख़त्म हो गए हैं और इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बात बहुत से लोग कहते हैं, पार्टी के कुछ लोगों ने इसको सार्वजनिक तौर पे उठाया। कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरी झगड़े की जड़ ये है कि आपकी माताजी को लगता है कि मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीतिक विरासत जो है वो अखिलेश अलग सिर्फ अकेले लिए जा रहे हैं। इसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए, अपर्णा का भी हिस्सा होना चाहिए और पूरी असली झगड़ा इसी का है। आप चूँकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए वो चाहते हैं कि अपर्णा को मिले। ये बहुत ही ख़राब बात है, बहुत ही छोटी बात है और बहुत ही घटिया सोच है। आपको मेरे ख्याल से मेरी माताजी का भी इंटरव्यू लेना चाहिए एक बार। अगली बार आप आएंगे इंटरव्यू मैं कराऊंगा और जब देखिए, जब तक आदमी से आप बात न करिए तब तक उसका असली जो चेहरा है वो सामने नहीं आता है। मेरे बारे में कितने लोग मैं जानता हूँ जो कि कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा नक चढ़ा होगा, ये बड़ा ही घमंडी होगा, और जब मुझसे मिलते हैं तो बदल जाते हैं। मेरे ख्याल से जब तक आप किसी से मिले ना, उसके बारे में विचारधारा बना लेना बिल्कुल ही ख़राब बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि माताजी ने चाहा कि मुझे कुछ भी मिल जाए राजनीति से। उन्होंने मुझसे पूछा एक बार, नेताजी ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें ये करना है, मैंने बोल दिया नहीं। मेरा करियर बहुत आगे निकल चुका है, बिज़नेस में कर रहा हूँ पिछले 7-7.5 वर्षों से और मैं इतना आगे निकल आया हूँ अपनी फील्ड में कि पीछे मुड़ के देख नहीं सकता और ना तो मुझे उसमें से कुछ चाहिए। परिवार के बारे में आखिरी सवाल प्रतीक ये जानना चाहूँगा कि आप शिवपाल जी से, चाचा से आप लोग सब बहुत क्लोज हैं, नेताजी भी क्लोज हैं, आपके परिवार के बहुत क्लोज हिस्से थे, लेकिन आज जो पार्टी में उनकी हालत हुई है उससे आप लोग दुखी हैं? उनको लगता है कि जो उनका ड्यू था नहीं मिला, अलग थलग पड़ गए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, राजनीति का उतार चढ़ाव है, किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है ये, और जीवन बहुत लंबा है, राजनीतिक जीवन बहुत लंबा होता है। और आप यदि देखें प्रकाश सिंह बादल जी 94 वर्ष 95 वर्ष के हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो भी है ट्रांसिएंट है, टेम्परेरी है और उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और परिवार की एकता बनी रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और एकता बनी हुई है। और कुछ जो मतभेद हुए थे उनको रिजॉल्व किया जा चुका है और जो छोटे मोटे मतभेद और भी रहे होंगे तो उनको सुलझाया जा रहा है और जो चीज़ें जैसी थी, जितनी मजबूत हमारी पार्टी थी उससे ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगी चुनाव के बाद में।